आज हमारे पास रिपेयर करने के लिए सनशाइन की ये सेपरेटर मशीन है जिसका मॉडल नंबर S918F है। इसमें फ़ॉल्ट ये आया है कि ये अनकंट्रोल्ड हो चुकी हुई है। इसको अगर हम 50 पे भी सेट करें तो भी ये ऑन होने के फ़ौरन बाद से 500-600 से भी ज़्यादा टेम्परेचर पे चली जाती है, जिससे हमारे पैनल्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कैसे रिपेयर करना है ये चीज़ आप लोगों को समझाएंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्प्ले पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी शो हो रही है। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टली आप हमसे मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ लेट नाइट मैसेज या कॉल ना कीजिएगा। मैंने इसका टेम्परेचर 50 पे सेट किया था, लेकिन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इस वक्त ये तकरीबन 150 के करीब पहुंचने वाला है। इसी तरह से ये 500-600 तक चला जाएगा। कंट्रोलिंग बोर्ड के तमाम कनेक्शंस मैंने हटा दिए हैं और इसको मशीन से बाहर निकाल लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। तो इसमें 2 अदद आईसीज लगे हुए हैं। ये आईसी माइक्रो कंट्रोलर है जो प्रोग्रामेबल होता है, और ये वाला आईसी जो है इसका काम है माइक्रो कंट्रोलर से हिदायत लेके 7 सेगमेंट डिजिट्स के ऊपर सिग्नल को ये उनके ऊपर फेंकता है, जिससे हमारी डिवाइस के डिजिट शो होते हैं। जिस हिसाब से भी हमने सेट किए हुए हों उसी हिसाब से ये डिजिट्स ये रोशन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा सा आईसी जो है टीएम की सीरीज़ के तकरीबन ज़्यादातर आईसीज आपने डीवीडी प्लेयर्स के सर्किट अगर खोले हों तो उनके अंदर भी आपने देखे होंगे। MP3 के अंदर भी टीएम सीरीज़ के लगे होते हैं। ये माइक्रो कंट्रोलर है और ये टीएम वाला जो आईसी है ये नॉन प्रोग्रामेबल होता है, यानी इसको प्रोग्राम करके नहीं लगाया जाता, ये बगैर प्रोग्रामिंग के ही होता है। दूसरा हम ये देखेंगे इसमें माइक्रो कंट्रोलर किस नंबर का लगा हुआ है और आया हम इसे प्रोग्राम करने के काबिल भी हैं या नहीं, या कौन सी डिवाइस यूज़ करके हम इसे प्रोग्राम कर सकेंगे। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे इन इंटरफेसेस को आप देखिए, ये RxTx के इंटरफेस हैं। आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले एक डिवाइस से मोबाइल फ्लैश करके दिखाया था RxTx यूज़ करके, तो वो डिवाइस हमें इसे प्रोग्राम करने में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ACN ACL न्यूट्रल और फेस AC पावर लगेगी और दूसरी पावर इसमें लगेगी 12 वोल्ट प्लस और माइनस के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखने से ही समझ जाएंगे। तीसरा पॉइंट है NTC का। NTC के पॉइंट्स पे लगाया जाता है सेंसर की तारें। ये सेंस करके हमारे इस डिवाइस को कंट्रोल करेंगी। सेंसर से जो भी हिदायत आएगी वो NTC उसे पिक करेगा और इसके अंदर 2 अदद रिले जो लगी हुई हैं उसी हिसाब से कनेक्शंस को बंद करेगा या कट ऑफ करेगा या फिर मशीन को चलाने के काम आएगी। इतना एरिया देख लीजिए, ये इसका पावर सप्लाई का एरिया है, जिस एरिया में यहाँ से पीछे पीछे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। पावर देने के बाद कभी भी इस एरिया को हाथ नहीं लगाना है। और अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं रखते हैं तो फिर कभी भी इस किस्म की डिवाइसेस पे वर्क करने की कोशिश ना करें। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान करने का कारण बन सकती है। दूसरा हम ये देखेंगे इसके अंदर 2 अदद रिले लगी हुई हैं, क्योंकि ये डिवाइस अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल्ड होने की तकरीबन इस डिवाइस में कंपोनेंट्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तकरीबन 3 कारण हो सकते हैं। एक तो इसका सेंसर ख़राब हो जाए, उस सूरत में भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगी।
और 2 अदद ये रिले लगी हुई हैं, एक सेंसर के साथ कनेक्टेड है और दूसरी रिले जो है वो हीटर के साथ कनेक्टेड है। तो हीटर इसका वर्किंग में है, सेंसर से जो वाबस्ता रिले है वो रिले या उस रिले के एरिया में, उसको कंट्रोल करने वाले एरिया में अगर कोई कंपोनेंट टूट जाए या ख़राब हो जाए या शॉर्ट हो जाए, उस सूरत में भी ये डिवाइस अनकंट्रोल हो सकती है। तो एक एक चीज़ को समझ के जब आप काम करेंगे तो आपको काम करने का मज़ा भी आएगा। वीडियो तो लंबी हो रही है लेकिन इसमें आप ही का फ़ायदा है। हमेशा चीज़ों को समझ के काम कीजिए ताकि काम करने में आसानी भी हो। मैं इसको मैनुअली पावर देता हूँ, 12 वोल्ट की पावर मैंने इसके लगाई है 12 वोल्ट के एरिया में। इस एरिया का काम सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर तक है और जो TM सीरीज़ का IC है या डिजिट्स तक, इस एरिया में सारे इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए 12 वोल्ट की पावर सप्लाई ही यूज़ होगी। तो इसका 12 वोल्ट का एरिया ठीक है जो कि वर्किंग कर रहा है। अब हम फॉल्ट डायग्नोज करने की तरफ जाएंगे। हमें पावर सप्लाई के एरिया को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको पावर आ रही है। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको ऑन करके आप लोगों को दिखाया था तो डिजिट्स शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पावर सप्लाई का एरिया 100% ओके है। बाकी रह गया हमारा सेंसर का एरिया और सेंसर से रिलेटेड जो रिले लगी हुई है उस एरिया का हमारा काम है। माइक्रो कंट्रोलर की वजह से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें अनकंट्रोल हो जाएं या माइक्रो कंट्रोलर से जो तारें सेंसर की जानिब जा रहे हैं, जो कनेक्शन सेंसर से वाबस्ता हैं, वो अगर टूट जाएं तो भी ये अनकंट्रोल हो जाएगी। तो आइए हम ज़्यादा वक्त ज़ाय किए बगैर आगे की तरफ चलते हैं। ये इतनी बातें मैंने इसलिए की हैं ताकि आपको एक एक एरिया, एक एक चीज़ की समझ आ जाए। ये सारी जानकारी आ जाने के बाद अब हमें फॉल्ट डायग्नोज करने में ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होगी। मल्टीमीटर को मैंने डायोड मोड पे कर लिया है और हम इन रिलेज के एरिया को टेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देखिए रिले के बिल्कुल साथ एक डायोड लगा हुआ है, ये शॉर्ट शो हो रहा है, 0 पे आ गया है मल्टीमीटर। इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है। इस डायोड को हम निकाल लेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए एक ट्रांसिस्टर लगा हुआ है। ये ट्रांसिस्टर जो है इसी डायोड के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है और ये जला हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये ट्रांसिस्टर भी हमें तब्दील करना पड़ेगा। ये मुकम्मल तौर पे जल गया है और इसका नंबर भी हम नहीं देख सकते, लेकिन ट्रांसिस्टर को समझने के लिए कि ये कौन सा ट्रांसिस्टर है, इसके आप देखेंगे एक जानिब जो ऊपर की जानिब सिंगल एक पॉइंट है, ये इसकी बेस कलेक्टर होता है। और जब हम इसको दूसरी जानिब देखेंगे आपके राइट हैंड पे जो पिन होगी ये एमीटर की पिन है। एमीटर की पिन, जिस ट्रांसिस्टर की भी एमीटर की पिन ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हो तो उससे हमें ये अंदाज़ा, ये समझ लेना चाहिए कि ये ट्रांसिस्टर जो है NPN ट्रांसिस्टर है। अगर किसी ट्रांसिस्टर का नंबर नहीं भी शो हो रहा तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि एमीटर की पिन कौन सी है। एमीटर की पिन अगर आपकी ग्राउंड के साथ अटैच्ड है तो लाजमी तौर पे, बल्कि 110% वो NPN ट्रांसिस्टर होता है। तो ये दो चीज़ें हमने इसमें देख ली हैं। इन्हीं की वजह से ये हो सकता है कि ये अनकंट्रोल होने की यही वजह हो। ये वाली जो रिले है जिसके साथ ये डायोड और ट्रांसिस्टर लगे हुए हैं, ये रिले जो है ये सेंसर के साथ इसका ताल्लुक़ है। रिले को मैंने निकाल लिया है और दूसरे दोनों कंपोनेंट जो हमने देखे थे वो भी इसमें शॉर्ट मिले हैं और इस रिले को हम टेस्ट कर लेंगे। हो सकता है कि ये रिले भी डायरेक्ट हो गई हो जिसकी वजह से डायोड और ट्रांसिस्टर ख़राब हुए हैं, या ये भी हो सकता है कि ये रिले ठीक हो। पहले हमें अंदाज़ा है इस चीज़ का
कि हो सकता है ये ख़राब निकले। रिले को समझ लीजिए, इसके इस जानिब ये आप कॉइल बनी हुई देखेंगे, किसी किसी रिले में ऐसा होता है, सब में ऐसा नहीं होता। ये कॉइल शो कर रही है कि इस जगह पे इसमें कॉइल बनी हुई है, और कॉइल को चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी पे भी रख सकते हैं और डायोड मोड पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये कॉइल जो है ये ठीक शो हो रही है, नहीं ये भी ख़राब हो चुकी है। हमारा मल्टीमीटर ज़ीरो पे चला गया है। इसके बाद हम देखेंगे इस पॉइंट के साथ ये वाला पॉइंट शॉर्ट हो चुका हुआ है। ये भी निशानी इस चीज़ की है कि ये हमारी रिले जो है ये डायरेक्ट हो चुकी है। तो हमारी रिले में ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए था, और जबकि हमारी ख़राब रिले में ये वाला पॉइंट जो है कॉइल वाला पॉइंट ये स्विचिंग वाले पॉइंट के साथ ये शॉर्ट शो करवा रहा है, जिसका मतलब ये है कि हमारी ये रिले ख़राब हो चुकी है। हमें रिले भी तब्दील करनी पड़ेगी और ट्रांजिस्टर भी तब्दील करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे हमें डायोड जो है वो भी तब्दील करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस कंट्रोल बोर्ड के अंदर NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। उसको कैसे समझा, कैसे पता चला कि NPN ट्रांजिस्टर है, वो मैं पीछे बता चुका हूँ। SMD ट्रांजिस्टर में लेफ़्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहली पिन होगी वो बेस की है, और आपके राइट हैंड पे एमीटर होगी, और ऊपर की जानिब कलेक्टर होगा। तो ये तकरीबन सभी ट्रांजिस्टर जो भी SMD पैकेज में हैं उनका सभी पिनें एक जैसी ही होती हैं। लेकिन अगर SMD के अलावा आपके पास ट्रांजिस्टर किसी दूसरे पैकेज में है, TO92 में है या TO220 में है या किसी दूसरे पैकेज में, उनकी पिनें अलग अलग हो सकती हैं। सर्किट में जब कोई भी ट्रांजिस्टर या किसी भी पैकेज में हो आपका ट्रांजिस्टर, NPN पैकेज जो है इसके अंदर बेस के ऊपर प्लस वोल्टेज आएंगे, और बेस के साथ आपको ज़्यादातर यानी 99% आपकी ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर आपको किसी ख़ास नंबर की रेजिस्टेंस मिलेगी। उस रेजिस्टेंस का नंबर कुछ भी हो सकता है। मेरे पास सेम नंबर का SMD ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं है, बल्कि मुझे उसके नंबर का भी पता नहीं है कि उसके अंदर किस नंबर का यूज़ हुआ था। लेकिन इतना मैंने जान लिया है कि इसके अंदर NPN पैकेज में SMD ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो हैं 92 TO92 में NPN भी अवेलेबल हैं और PNP भी अवेलेबल हैं। तो मजबूरी यही है कि मुझे इन्हीं जो मेरे पास अवेलेबल हैं इनमें से ही कोई एक यूज़ करना है। उनके पिन आउट कैसे फाइंड करने हैं और कौन सा नंबर सूटेबल है जो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसकी जानकारी आप लोगों को देने लगा हूँ। आप थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वैसे ट्रांजिस्टर के ऊपर भी और डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर भी मेरी वीडियोज़ की एक सीरीज़ आने वाली है, उसमें मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। इसमें सिर्फ हम शार्ट करेंगे ताकि ज़्यादा वक्त ज़ाय ना हो। मेरे पास ये डिफरेंट नंबर के अवेलेबल हैं और ये सभी NPN हैं। इनमें से कोई एक भी मैं इस्तेमाल करूं तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इनके पिन आउट्स मालूम करने हैं कि बेस कौन सी पिन बनती है, इमीटर और कलेक्टर कौन सी वाली बनती हैं। ये डिफरेंट 3 नंबर मैंने आपको दिखा दिए। वैसे मेरे पास इसके अलावा भी बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये दिखाता हूँ और इन्हीं में से एक हम इस्तेमाल कर लेंगे। पिन आउट्स फाइंड करने के लिए हमें मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी, और मल्टीमीटर कौन सा इस्तेमाल करना है, ये ऑटोमेटिक मल्टीमीटर जो है ट्रू RMS ऑटोमेटिक, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम किसी भी ट्रांजिस्टर की पिन आउट्स के जानकारी सही से हासिल नहीं कर सकेंगे। कुछ दिनों पहले भी मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक मल्टीमीटर यूज़ ना करें, इसमें फ़ॉल्ट डायग्नोज करने में बहुत सारी दिक्कत आती हैं।
और ख़ास तौर पे जिसके पास एक्सपीरियंस कम हो, इस किस्म का टेक्नीशियन तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। ये मैनुअल सिलेक्टर वाला मल्टीमीटर मेरे पास अवेलेबल है और इसके अंदर यहाँ पे आप देखेंगे ट्रांजिस्टर के पिन आउट फाइंड करने के लिए इसमें अलग ऑप्शन दी गई है। ऊपर वाली लाइन में NPN और नीचे वाली लाइन में PNP। इस मल्टीमीटर की मदद से हम इंतहाई आसानी के साथ किसी भी ट्रांजिस्टर की बेस, इमीटर और कलेक्टर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें लगा लेता हूँ 2222A नंबर का और मल्टीमीटर को हम घुमा के सिलेक्ट कर लेंगे इस जगह पे HFE ट्रांजिस्टर की चेकिंग के लिए। ये यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होता है। अब हम अपना जो ट्रांजिस्टर हमारे हाथ में है इसको अंदाजे के साथ इस बेस में लगाते जाएंगे। वैसे मुझे तो पता है कि ये NPN है और इसको NPN में ही लगाना है, लेकिन अगर हमें ये भी मालूम नहीं कि ये ट्रांजिस्टर NPN है या PNP है तो फिर हम इसे अंदाजे के साथ इस तरह से लगाते जाएंगे। ये जहाँ पे हम इसे गलत लगाएंगे तो ये कोई भी रीडिंग नहीं देगा। हम इसको पलट के भी लगाएंगे, हर तरह से लगाएंगे, तो जहाँ पे ये सही से बताएगा इस चीज़ पे आपने तवज्जो करनी है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। मैंने पलट के डिफरेंट बेसिस पे लगाया है लेकिन इसने रीडिंग शो नहीं करवाई। यहाँ पे जब मैंने लगाया तो हल्की सी रीडिंग आई है 020। ये रीडिंग यानी बहुत ही कम रीडिंग है, ये गलत लगाया गया है। अभी भी हमें इसकी बेस, इमीटर और कलेक्टर की मालूमात नहीं हो सकती। अब हम इसको निकालेंगे और दूसरी जगह पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जब मैंने लगाया तो ये रीडिंग 1 हो गई है। ये भी बहुत कम रीडिंग है, इसका मतलब है अभी भी हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो ठीक तरह से नहीं लगा। इस जगह पे ये नोट कर लीजिए 200 से कुछ ऊपर रीडिंग आएगी, तो ये मैंने थोड़ा सा हिलाया था इस वजह से रीडिंग हट गई है। यहाँ पे देखिए 200 से कुछ ज़्यादा रीडिंग शो हो रही है। अब ये हमारा सही जगह पे एडजस्ट हुआ है। यहाँ पे जब 200 से कुछ ज़्यादा रीडिंग आ जाए तो फिर हम इसकी बेस, इमीटर और कलेक्टर को आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। ये फर्स्ट पिन जो है ये इमीटर पे लगी है, दरमियान वाली B पे और लास्ट वाली जो है वो C पे। अब हमें पता चल गया इसकी फर्स्ट पिन जो है वो एमीटर की है, दरमियान में बेस है और आपके राइट हैंड साइड पे कलेक्टर है। जब हमने इसके पिन आउट्स फाइंड कर लिए तो पेपर के ऊपर इसका मॉडल बना लेंगे और लिख लेंगे। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद भी रख सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद आप लोगों को समझाना है। ये मैंने फाइंड किया था 2222 नंबर का ट्रांजिस्टर। इसकी फर्स्ट पिन एमीटर थी, दरमियान में बेस और राइट हैंड साइड पे कलेक्टर। अब हम दूसरे ट्रांजिस्टर किसी भी दूसरे नंबर का पिन आउट मालूम करेंगे। ये मेरे हाथ में BC547 है, इसके भी पिन आउट निकालेंगे। $371 यानी 200 से रीडिंग ज़्यादा शो होने लगी है। इसका मतलब ये ठीक हो गया। अगर हमें किसी भी ट्रांजिस्टर की जगह पे इन दोनों को इस्तेमाल करना पड़ जाए तो हमें इनके पिन आउट्स अच्छे से मालूम हो चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह हमें दोबारा किसी जगह पे भी यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए हमारे पास 2 अदद ऐसे ट्रांजिस्टर अवेलेबल हो गए हैं जिनको हम इस SMD ट्रांजिस्टर की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके पिन आउट्स कैसे लगाने हैं ये थोड़ा सा देखिए। SMD में जैसे मैंने बताया था कलेक्टर ऊपर की जानिब होता है, बेस फर्स्ट नंबर पे और इमीटर आखिरी नंबर पे। इस तरह से हम लगा देंगे। SMD ट्रांजिस्टर को उतार देंगे, बेस को बेस की जगह पे लगा देंगे, इमीटर को इमीटर की जगह पे और कलेक्टर को कलेक्टर की जगह पे। टाइम को बचाते हुए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। मैंने BC457 नंबर का यूज़ किया है। जूम करके मैं आपको इसका नंबर दिखा देता हूँ और बाकी सारी डिटेल मैंने पेपर के ऊपर बना के दिखा दी है। अब हम इसे ऑन करेंगे और इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे।
हीटर और सेंसर के कनेक्शंस मैंने कर दिए हैं। इसको पावर स्विच करके देखेंगे और हर तरह से इसके टेस्ट लेंगे। मैंने स्विच ऑन कर दिया है। इस वक्त टेम्परेचर जो सेट किया हुआ है ये 48 डिग्री पे है। इस वक्त ये टेम्परेचर स्टिल शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस पहले अनकंट्रोल्ड थी, ये कंट्रोल में आ चुकी हुई है। पहले इसमें प्रॉब्लम जो थी वो आप लोगों ने देख ही ली है। पावर ऑन करते ही 400-500 पे टेम्परेचर चला जाता था, जबकि अब वो उस कंडीशन से निकल चुका है। इसके अलावा हम इसे मैनुअली इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा करके देखेंगे और उसी तरह से इसकी टाइमिंग भी ऊपर नीचे करके देखेंगे, ताकि हमें अच्छी तरह से यकीन हो जाए कि जो काम हमने किया है वो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। तो गुजारिश ये है कि आपको जैसी भी ये वीडियो लगी है, अच्छी लगी हो तब भी, बुरी लगी हो तब भी, कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइए। और अगर आपकी कोई डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस से रिलेटेड, आप कुछ सीखना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट भेजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर मुझसे हो सका तो मैं जो भी आपकी डिमांड होगी उसी डिमांड के मुताबिक वीडियोज़ लेके आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आज की वीडियो थोड़ी सी मुश्किल तो थी, हो सकता है कुछ दोस्तों को कुछ बातें समझ ना आई हों, तो जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे मैकेनिक की हार्ट रिवर्क स्टेशन के ऊपर हम बनाएंगे, वो भी काफ़ी दिलचस्प होगी। उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा। कभी भी किसी भी लेक्चर को ये सोच के इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये वाला काम मैंने नहीं करना या ये काम मेरे पास कभी करने के लिए आएगा ही नहीं, तो मैं इसको क्यों सीखूं। जब भी आप कुछ भी सीख रहे होते हैं तो सिर्फ आप उस चीज़ को ही नहीं सीख रहे होते, बल्कि उसके पीछे आप और बहुत कुछ सीख रहे होते हैं जो ज़िंदगी में किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पे काम आ सकता है। भले आप एक तार का प्लग ही तब्दील करना सीख रहे हैं, वो भी किसी वक्त आपको काम आ जाएगा। जिस वक्त मैं सीख रहा था तो मुझे भी इसी तरह से सीखने का शौक़ था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी लगता था कि ये जो चीज़ मैं क्यों सीख रहा हूँ, ये तो ज़िंदगी में मेरे कभी इस्तेमाल में नहीं आएगी। लेकिन अब जब इन चीज़ों से वास्ता पड़ने लगा है, मैं वो काम भी करने लगा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप भाइयों की दुआओं से मैं वो काम भी करने लगा हूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सीखे थे। इस किस्म की डिवाइसेस जब हम बच्चे होते थे, जब सीख रहे होते थे, ऐसी डिवाइसेस तो ईजाद भी नहीं हुई थी जिनको आज हम रिपेयर कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा नॉलेज में इजाफ़ा होगा और ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी जगह पे आपके काम आ जाएगा या आपके किसी प्यारे की आप हेल्प कर सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।